Hello everyone. Today we are going to discuss how we are going to study for polity in prelims. फोकस हमारा रहेगा 2022 में अटेम्प्ट देने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो प्रीलिम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं. फर्स्ट एज वी स्टार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड पॉलिटी कितना इम्पोर्टेंट है. अराउंड 15 to 20% क्वेश्चंस ऑफ द प्रीलिम्स एग्ज़ाम, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटी से आते हैं. So automatically it becomes very important. And I think if somebody is not preparing polity and is thinking to skip polity for the exam, I think you should not fill the uh, form itself. It's a waste of attempt and you're not going to clear pre. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि what are the sources to follow. Other than that, कैसे पढ़ने हैं वो sources, notes बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, कौन से edition वाली book सबसे अच्छी है, very common questions that we have. And by the end of the video, I'm going to give you a list of topics that are very important for the exam और जिसका hit ratio बहुत high है. You can expect कि 2-4 question तो उसमें से फंसेंगे ही फंसेंगे. And I would tell you कि कैसे, like how many times you have to read it and all. Let's start. First of all, the sources, the unanimous vote goes to the Lakshmikant. और ये ऐसी बुक है, इट्स अ गाइड बुक एक्चुअली. ऐसा लगता है कि जब प्रीलिम्स बनाने वाले जो प्रोफेसर्स पेपर बनाते हैं तो वो इस बुक के को पढ़ के बनाते हैं. लाइक डायरेक्टली क्वेश्चंस की स्टेटमेंट भी मिल जाती है और डीप कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाते हैं एग्ज़ाम के पेपर में. अदर देन दैट, एनसीईआरटी क्लास 12 की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. दिस इज़ अ स्टोरी बुक काइंड ऑफ थिंग जिसमें आपको इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स कैसी रही, कौन आया इन पावर, कौन गया इन पावर, वो पता चल जाएगी. आई थिंक इट हेल्प्स यू थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान के टाइम कौन सा प्रधानमंत्री था वो आपको याद करने में आसानी देता है. अदर देन दैट ये आई थिंक आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में भी हेल्प करता है. और क्लास 11 की इफ़ यूर अ स्टार्टर, दिस इज़ specifically for people who are appearing in 2023. If you're a starter and you don't know how Indian Constitution works, क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यू कैन यूज़ इट. उसको एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें और उसके बाद यू कैन गो जंप टू लक्ष्मीकांत. अल्टीमेटली इट्स आर गोइंग टू बी आर गाइड बुक. ये जो सीरीज़ दी है लक्ष्मीकांत क्लास 12th की, ये पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिस इज़ प्रायोरिटी वाइज एंड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम दैट यू हैव. इफ़ यू हैव रेड इंडियन like Lakshmikant, you don't need to read class 11. Other than that, don't go for books like Subhash Kashyap, D.D. Basu, etc. I would highly tell you to stick to Lakshmikant if you have read it and go through it over and over again. Now, how to study? First of all, let's go for Lakshmikant. उसमें part 1 to 8 are very important. The topics go in depth of how Indian Constitution works, how it has been made, उसका historical significance, कहाँ कहाँ से लिया गया है, fundamental rights, fundamental duties. By part 1 to part 8, I mean जो सारे chapters parliament और state और bodies, constitutional and non-constitutional bodies आ जाती हैं, वो सब मिला के, if you see, our book has been divided into 11 parts as per the constitution itself. उसके different parts दिखाई दे जाते हैं उसमें. तो 1 to 8 को हमने बहुत ही केयरफुली रीड करना है. पर बुक में कुछ मेंस टाइप पर्सपेक्टिव भी दिया हुआ है, जैसे क्रिटिसिज्म फॉर फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा. वो आपने, यस, यू हैव टू गो थ्रू इट वंस एटलीस्ट सो दैट यू नो कि what are the good things about our constitution and what are the bad things about our constitution, supposedly bad things about our constitution. Other than that, 9th to 11th में कुछ chapters हैं जो important है हमारे लिए. We are going to discuss about it in the further slides. उसको हमने judiciously read करना है. मोस्टली हमें उसमें फैक्चुअल पार्ट्स पे फोकस करना है. ओवरऑल everything that is being read has to be read very carefully. You have to read in between the lines. कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं है इस बुक में that is not so important. At least once you have to read every part.
आई वुड इवन रिकमेंड कि जो लास्ट के चैप्टर्स हैं जिसमें रिकमेंडेशंस दी हुई हैं बॉडीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या और भी किसी चीज़ के बारे में, गवर्नर के बारे में, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह बताए हैं, आई वुड रिकमेंड यू गो थ्रू इट वंस. हाउ इट हैज़ टू बी रेड केयरफुली, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड वाज आउट ऑफ द फॉलोइंग choose the one that brings out the principal underlying cabinet form of government. तो कैबिनेट का एक्चुअली क्या पर्पस रहता है? टू मिनिमाइज द एफर्ट ऑफ द होल parliament, not parliament, the council of ministers, and to share the responsibilities as the day to day responsibilities are increasing. I in my attempt took B as my option for speeding up activities of government whose responsibilities are increasing day by day, which would might be called a natural response if a person has not read where this question has come from. But actually, the answer was C, a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of government to the people. इसका मैं रेफरेंस देती हूँ बुक में. It's in chapter 12 parliamentary system, and और कहीं in the depth of the chapters नहीं है. It was very passing reference. Ivor Jennings called parliamentary system as cabinet system because the cabinet is the nucleus of power in parliamentary system. इसका मतलब कि parliamentary system ही cabinet system होता है. So yes, you have to, no doubt you have to understand things, but you also have to cram a lot of things. You have to uh, know the factual things. Going back, I would recommend you to go through the book at least 4 times before the final exam. uh, दो बार से कम पढ़ी हो तो actually I would suggest do not fill the form because it is not going to stay in your mind. और आपके competitors ने इसको like I also have read this at least 50 times. तो हमें बहुत सारे competitors आपके ऐसे हैं जो इसको इस book के लिए के through thorough हैं. Then this is a very bulky book. It's a 1500, 1200 to 1500 pages book. So I would recommend you to set a timeline on how much time do you want to give to it on first reading, then for second reading, then for third reading. I'm not saying that 2 weeks or 60 hours is a ideal time. It depends on person to person. For example, I am a very slow reader, so I take a lot of time. बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप पर आवर के हिसाब से हाउ मेनी पेजेस यू आर एबल टू रीड in one go in 1 hour. You calculate it, and accordingly you calculate how many hours you are going to take in reading for the first time, and then as you go for second and third reading, your time is going to come down, that is for sure. Along with that, since it is a very bulky subject, there's a chance that you might get lost in the subject, or you don't know what to read and how to read. So previous year questions keep you on track. Keep doing them. Keep referring to even test papers. They keep you on track and help you understand what is important. So this is how your book should ideally look like after probably I don't know how many readings, but you should start moving towards this. Then NCRTs. This politics in India since independence, it is more of like a conceptual book. You should know the story of India. It will be useful in your essays. It will be useful in writing answers in future, and it might also help you memorize the factual information that we have to memorize for pre. So I would recommend you to read it twice. But still, if you are seeing crunch of time, I would say it is safe to skip it for 2022 attempt. For 2023 attempt students, I would advise that you read it immediately. So if you have read Lakshmikant, I think you can skip this. How to study? Now we'll go into the micro level. Yes, understanding is important in polity. Memorization is as much important. Preamble, important articles, fundamental rights, DPSPs, fundamental duties, everything should be uh, like by heart, word by word. For example, for preamble, I have had a mnemonic. Like I make a preamble uh, there in front of my paper whenever there's a question, JLEF.
then SEPTEBFW, like that. So you must be able to recognize that how you're going to recall all the words of preamble. So, soc, sec, dem, rep. This is my way of remembering it. You can make your own. I would strongly recommend that you make your own mnemonics or some memorization techniques. Why each word is important for these five portions? I'll tell you by an example. This was a question asked under the Indian Constitution, concentration of wealth violates what? So until unless you know the word of concentration of wealth or distribution of wealth has been mentioned in which of the article, you will not be able to answer this question. So reading word by word and memorizing it, not memorization doesn't have to be word by word, but you should have the idea which word is mentioned where and what concepts are mentioned where. Next chapter, next that Parliament's chapter and the corresponding state chapter, very similar these chapters are. You can actually read them side by side. Like with President, you can read Governor. With the PM, you can read CM. That saves a lot of time. Minor factual details are also required. How Lok Sabha is elected, where Rajya Sabha seats, like the number of seats are mentioned. Are UTs, do UTs have their members in Rajya Sabha? Do UTs have their members in Lok Sabha? Territorial uh, marking कैसे होती है, delimitation क्या होता है, everything you have to know minutely. So this is the largest chapter. Parliament is the largest chapter in the book. It takes a lot of time, but you have to go through it. A lot of questions are asked. Majority types, which is used: simple majority, special majority. How is our constitution rigid? How is our constitution flexible? uh, Make a column: what is total strength of the house, make what is effective strength of the house, what is present in voting, like that. Make a, like, uh, it should be on your thumbs, fingertips, that how to memorize this and what are the areas where these kind of majorities apply. Then next, going on to the bodies, there is a separate portion on constitutional and non-constitutional bodies. There are very minor factual details: who are they appointed by, who can remove them, and then uh, like who decides the service condition, who do they represent their report to, like that. So factual details, you will find a pattern that every body needs some kind of remembrance. So I would recommend you to create a pattern and maybe create a chart and see which, how can you remember the things best. For example, the question asks us, who of the following shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each house of the Parliament? So until unless you don't know where Finance Commission submits its report, some submit it in Parliament directly, some do it to President, some do it to Governor. So you have to go through the details of it. Next, the committees. There are a lot of committees given who give recommendations on various topics. It has not been very majorly asked. They are mostly useful in mains. They are not majorly asked in prelims. But I think you have to have an overview because one question has been asked recently. Like, which of the following suggests that governor should be an eminent person for outside from outside the state and should be detached figure without intense political links and should not have taken part in politics in the recent past? So Sarkaria Commission was the answer. I don't ask you to go through every recommendation, but you should know what each committee was about. पुंची कमीशन किसके बारे में था, NCRWC किसके बारे में है, सेकंड ARC किसके बारे में है, यू शुड नो. और थोड़ा सा टाइमलाइन ऑल्सो यू शुड नो दैट क्या पहले आया क्या बाद में आया. Then again, uh, these chapters, from 1 to 8, they have majorly factual part. जैसे article number याद करना है आपको, like you should know definitely what is article 44. If I ask you, you should know by now, not by now, after reading this book, कि what is article 44, और या गांधीयन आर्टिकल्स कौन से हैं, लिबरल आर्टिकल्स कौन से हैं, कौन से 86th अमेंडमेंट में ऐड किए गए हैं, कौन से 92nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए हैं.
And this criticism part, the factual part I've told you, you have to have an overview. Read it once. Just understand कि हमारा इतना lengthy constitution है. People say that we have one of the lengthiest constitutions. Uh, it has taken a lot of time to create that constitution. Like that, you should know those viewpoints also. Part 9 to 11, it has some factual parts, some generalist part that you will see more importance in mains. Once you read it, you will be able to find out. Also, as you do previous year papers, you will be able to know कि क्या करना है, कौन से वाले factual parts ज़्यादा important है. 9 to 11 में chapters हैं जैसे voting behavior, foreign policy, NCRWC. इसका एक overview ले लें first time for one reading कर लें, and then maybe you can use it after prelims is cleared and for mains. This book is very much relevant for mains, I can tell you. Maybe we'll talk about it some other time. Note making comes very handy for memorizing. I'm not asking you to take colorful pens and make notes in the form that you have to hand it over to your juniors. I'm asking you to make notes like for a single attempt. Like make the notes like you are not going to give this exam again, and you don't will not be, have you will not have to read this book again. So these are some of the notes that I had made. Just I would say that you can use these notes definitely, but I would recommend you to make your own notes because your notes are your notes. Like every topper has their own notes. You will never uh, see a topper saying that मैंने इसके notes follow किए थे. They just upload their own notes and then we follow it. So this is the pardon power of president. These are the emergency provisions. Comparison also helps in memorizing better. These are Article 21. What all comes under Article 21? These are the ways I have memorized DPSPs. These are the different types of writs. I also made a mnemonic on PCM as how the power increases accordingly. I had put it as PCM, like paracetamol, and accordingly the powers increasing can be memorized very easily. Now, coming on to what do you have to read just before the exam, like in the last week, so that it's fresh in your memory and you can attempt the questions immediately if you see it. Questions जो है पॉलिटी के बहुत आसान आते हैं, बेसिक आते हैं, पर इन डेप्थ आ जाते हैं कभी कभी. इफ यू डोंट नो देम, यू डोंट नो देम. आप तुक्का ही मारेंगे एंड यू विल फील दैट you know it but you don't know it actually, and it will land you up in negative marks. So in last week, what I would recommend you to go through is historical acts, very important. 1774 से लेके 1935 तक के बहुत ही minutely questions पूछे गए हैं. For example कि residuary power 1935 में किसको दी गई थी? It was to the governor, and it was a very trivial fact that one should have known. Parts of the constitution कहाँ से derive हुए हैं from across the world, like DPSPs किस country से हमने लिया है, emergency provisions किससे लिया है. You can use mnemonics and various techniques. For example, मैंने याद किया हुआ है कि emergency जो है, emergency techniques जो है वो Germany से ली हैं because they have always been like authoritative Hitler type. So you can make your own. Unitary, federal, parliamentary features, presidential features, उनके merits, demerits you have to remember and you have to revise last week. Preamble को याद करके जाना है, बहुत सवाल आते हैं. Fundamental rights and their article numbers are also very important. Writs, very important. DPSPs word by word you have to remember. लिबरल कौन सा है, सोशलिस्ट कौन सा है, गांधीयन कौन सा है, वो रिमेंबर करने हैं. कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन से ऐड किए गए थे, ये भी याद रखना है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद करनी है. टाइमलाइंस ऑफ हैपनिंग्स ये भी याद करनी है थोड़ा सा कि कौन सा कमिटी पहले आया, किसकी वजह से सीवीसी आया, किसकी वजह से सीबीआई आया. थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए किस पीएम के टाइम में आया. 42nd अमेंडमेंट आई तो किसने दी, ये जवाहरलाल नेहरू का नाम अगर ले दिया तो मतलब इट्स अ बिग ब्लंडर. यू शुड नो कि वो किस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम में था. वो हिस्ट्री, दैट क्लास 12th हिस्ट्री हेल्प्स यू एक्चुअली टू मेमोराइज इट. फिर timelines of happening uh, for the UTs getting converted into states, that is also very important. कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, this state reorganization कब आया, ये सब you have to remember. Major amendments जो
सबसे बड़ी बड़ी हैं एंड जो सबसे रीसेंट वाली हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम। 42, 44, अभी 69, 91, 52, एंटी डिफेक्शन एक्ट, ये सब याद करके जानी है। पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से याद रखने हैं, कि किस में क्या दिया हुआ है। शेड्यूल्स तो अच्छे से याद करने हैं, शेड्यूल 8 में क्या बोला गया है, शेड्यूल 11, 12 क्या है, कब ऐड किया गया है, ये सब याद रखना है। देन अदर देन दैट, इमरजेंसी प्रोविजंस, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेना, कितने टाइम में किसको अप्रूव करना होता है वो सब ध्यान रखना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, क्या क्या टाइप की होती हैं, सिंपल, 368 में कौन सी आती है, 368 में कौन सी नहीं आती हैं, रिजिड कौन सी होती हैं, स्टेट्स का अप्रूवल किस में लगता है, स्टेट्स के अप्रूवल के लिए कौन से टाइप की मेजोरिटी लगती है, यू शुड ऑल्सो नो दैट। फिर रिमूवल, देन द बॉडीज कम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, सीएम एक्सेट्रा, उनका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। यू कैन ऑल्सो हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। एंड इसको रिवाइज करके जाना लास्ट वीक में, क्योंकि ये सब चीज़ें भूल जाती हैं, बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं। मनी बिल्स, 1 2 3 टाइप फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं, कहाँ मैंशनड हैं, ये सब। पार्लियामेंट्री कमिटीज़, 2 3 बार सवाल आ चुका है, तीनों पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को के नंबर ऑफ मेंबर्स को किस में से कौन सा लिया जाता है, उसको हेड कौन सा करता है, इसका भी कंपैरेटिव एनालिसिस के नोट्स बनाए जा सकते हैं, उसको याद कर लेना। कोर्ट्स यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल, अपेलेट, एडवाइजरी, ये सब सब सारे कोर्ट्स का याद रखना है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या टाइप्स हैं, कौन सा वाला किसके लिए यूज़ होता है, ये भी थोड़ा याद रखना है। पंचायत एंड यूएलबी मैं बहुत भूलती थी, बहुत कंफ्यूज होती थी, आई वुड रिकमेंड कि लास्ट वीक में पढ़ के जाएं, थोड़ा रिकॉल करने में आसानी रहती है। शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरिया, कौन किसको गवर्नर अप्रूवल देता है, किसको प्रेसिडेंट अप्रूवल देता है, इसको ध्यान रखना। बॉडीज़, वही रिमूवल, रिटायरमेंट, बहुत सारे फैक्चुअल पार्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन है सब में, तो उनको कंपैरेटिव एनालिसिस करके किसकी रिटायरमेंट एज कितनी है, किसको रिमूव स्टेट प्रेसिडेंट करता है, किसको पार्लियामेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के रिमूव करने के क्या प्रोविजंस हैं, ये सब याद करना, कंपैरेटिव एनालिसिस करके रख। मेक दीज नोट्स हैंडी, जैसे मैंने अपने नोट्स दिखाए, ये लास्ट में रिवीजन में बहुत काम आते हैं और बहुत आसानी से सब कुछ रिवाइज हो जाता है। सो कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, आई वुड से ये आपको ट्रैक पे रखता है, आपको याद दिलाता रहता है कि आपको एक्चुअली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या याद रखना है। टेस्ट सीरीज से कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, नो बडी इज़ योर बेटर फ्रेंड देन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड कीप रिवाइजिंग दिस बुक। इवेंचुअली ये बुक आपकी साथी बन जाएगी एंड यू विल हैव टू go through it at least 4 5 times, and you will ultimately remember कि हाँ इस पेज पे ये दिया था, इस पेज पे ये दिया था, चैप्टर नंबर याद हो जाएंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, प्लीज डू नॉट मिस ऑन इट। इसको अगर प्रायोरिटी बनानी हो सब्जेक्ट वाइज, सो आई थिंक दिस शुड बी प्रायोरिटी 1, एंड इफ़ यू विल सी मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज में इसको नंबर 1 पे ही रखा जाता है। टेस्ट सीरीज में सबसे पहले टेस्ट पॉलिटी के आते हैं, दिस शोज़ कि क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटी की। So wrapping up here, thank you so much for listening. I hope it is useful to you, and all the best for your attempt.